ब्रेन में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि वो याददाश्त की कमी होना और ब्रेन का लेथार्जिक हो जाना, ब्रेन का लेस फंक्शन करना और स्ट्रोक के लिए एक पूरा कारपेट तैयार कर देना। सुबह सुबह बिस्तर से उठेगा तो कहेगा मुझे इतना तेज़ गन्नीटा आया, इतना तेज़ घूमा मेरा सर और मैंने बिस्तर पकड़ लिए और बिल्कुल पसीना भी आ गया। पेशेंट जग जा रहा है उस हेडेक से जी, तो वो बहुत अलार्मिंग है, उसको कतई नहीं छोड़ना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। ब्रेन हमारी बॉडी का फर्स्ट अपर पार्ट, या सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ईश्वर ने इसे जगह ही हमारे सिर पर दी है जो सिर पर सवार रहता है। ऐसे में इसकी केयर तो प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले की ही जानी चाहिए। पर हम में से कितने लोग हैं जो अपने दिमाग को बेकार की बातें सोचने, बेवजह कहीं भी उलझाने, अचानक गुस्से से बौखला जाने के बजाय उसे शांत और कूल रखने पर फोकस करते हैं। अरे भाई, जब इसी के इंस्ट्रक्शंस पर हमें चलना ही है तो इसे शांत रखें ना, ताकि ये किसी प्रॉब्लम की चपेट में आकर डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि ये अगर डिस्टर्ब हुआ तो हमारे सारे बॉडी फंक्शंस गड़बड़ा जाएंगे। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है ये काम। अच्छा चलिए, इस काम को इजी बनाने में हम करते हैं आपकी हेल्प। तो डियर डॉक्टर की सीरीज में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर न्यूरोलॉजिकल सर्जन डॉक्टर विकास शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, इसी के साथ स्वागत करते हैं आपका अपने स्टूडियो में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेन पे बात कर रहे हैं। अगर देखें तो आजकल बहुत सारी बॉडी प्रॉब्लम्स हैं और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स पे बात करें तो सामने आता है कि आज की बदली हुई लाइफस्टाइल और बढ़ता हुआ स्ट्रेस उनका एक रीज़न निकल के सामने आता है। तो ब्रेन की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं उसका भी रीज़न हमारी बदली हुई लाइफस्टाइल और बढ़ता हुआ स्ट्रेस ही है, या फिर कुछ और? ब्रेन भी तो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन है और वो सब शरीर के सारे सिस्टम से प्रभावित होता है। इनफैक्ट मैं कहूँ ब्रेन सारे लोग को कंट्रोल करता है बॉडी ऑर्गन्स को। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी कंडीशंस में वो अछूता रह जाएगा। बहुत ही क्लोजली कोऑर्डिनेटेड होता है और बहुत ही हर चीज़ का उसके ऊपर असर पड़ता है। मैं तो ये कहूँगा कि स्ट्रेस का बहुत ही बिल्कुल ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी परेशानियों से। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सुनने को मिलता है कि जैसे आपने किसी अपने पेशेंट को बताया कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है। इसको अगर आम भाषा में समझें तो क्या है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर? मैं आम भाषा के अगर कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो ब्रेन भी ऐसा है ना कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। ये कंप्यूटर आप मानिए शरीर का, तो इसमें एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो वो ब्रेन से रिलेटेड होती हैं और उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। बट अगर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोलें तो इसमें से कुछ ऑर्गेनिक लीजन्स होते हैं जिसमें कि उसमें बाकी चेंजेस आ जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, या उसकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली पेरिफेरल नर्व्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं जिसको ऑर्गेनिक डिजीज़ बोलते हैं। बट समहाउ न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स और भी पाथवेज जो होते हैं सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथिक, कैटेकोलामिन से प्रभावित होते हैं, वो सॉफ्टवेयर लेवल पे चेंजेस होते हैं। उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है साइकेट्रिक और इनऑर्गेनिक डिजीज़ होती हैं। बट इन टोटो आम जनमानस के लिए तो दोनों न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में से होते हैं। समहाउ ये भी एक मिक्स ही प्रॉब्लम होती है। तो आप उसको ऐसे माने कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की प्रॉब्लम को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। और डॉक्टर साहब, अगर इसकी हम शुरुआत की बात करें कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की शुरुआत हो गई है, तो उसके सिम्टम्स को अगर हम बहुत आम भाषा में समझें तो कहाँ से उसकी शुरुआत समझ सकते हैं? मेजरली देखा जाता तो ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ एंड लिवर किडनी का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ भी अपने आप आ ही जाती है। तो डॉक्टर साहब, क्या जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं? ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पूर्वजों को या हमारे पिछली पीढ़ी में किसी को रहे हों तो इस पीढ़ी में भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की संभावना है? कुछ डिजीज़ तो जेनेटिक डिसऑर्डर को कैरी करती हैं, बट सब नहीं करते। डॉक्टर साहब, आपके अकॉर्डिंग सबसे चैलेंजिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कौन सी हो सकती है? सबसे चैलेंजिंग मैं बताऊँ आपको, वो ब्रेन की वो कंडीशन जिसमें कि मरीज इंटैक्ट होता है, मतलब है वो पूरे तरीके से यंग पेशेंट है जी, और अभी उसकी कोई डेफिसिट नहीं है, मेजरली सिर्फ हेडेक और कुछ छोटी मोटी समस्या लेके आया है आपके सामने, एपिलेप्सी लेके आ गया, हेडेक लेके आ गया, कुछ थोड़ी सी डेफिसिट है, यंग है और
फैमिली का प्रेशर है और कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी का कुछ एवीएम आ गया, एनेरिज्म हो गई, या कॉम्प्लेक्स ही जगह पर ट्यूमर आ गया, वो सिचुएशन सच में मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार उसके रिज़ल्ट अच्छे होते हैं इवन आफ्टर द बेस्ट ऑफ योर प्रोसीजर एंड सर्जरी एंड ऑल। कई बार रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं होते हैं, वो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने ब्रेन में ट्यूमर की बात करी, तो हम लोग जब अचानक से कभी, जैसे आपके सामने भी कोई केस आया कि कोई पेशेंट आया और आपने सिटी स्कैन करवाया और उसका अचानक से बताया कि बहुत बड़ा ट्यूमर है, yes. और वो काफ़ी साल पुराना ट्यूमर है, yes. तो ये ट्यूमर डेवलप होने की कंडीशंस क्या होती हैं? इतने साल पुराना ट्यूमर है तो क्या ऐसे रीजंस रहे होंगे जो वो ट्यूमर बना? कैसे बनता है एक्चुअली ये ट्यूमर? ट्यूमर बेसिकली कोई भी ट्यूमर होता है वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है। कहीं शरीर की किसी भी हिस्से का अगर एबनॉर्मली सेल ग्रो करने लगी और वो 2 के 4, 4 के 16, 16 का इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में, तो नॉर्मल ग्रोथ तो से हट के वो एक्सेसिव ग्रोथ होने लगी, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूमर। अभी 2 प्रकार के होते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। जनरली जो आप बात कर रहे हैं कि कई सालों की बात होती है, बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो स्लो ग्रोइंग होते हैं और वो अपना स्पेस बना के चलते हैं। जो और वो ख़ास तौर से स्कल बेस्ड ट्यूमर हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोइंग होने की वजह से बहुत ब्रेन पर एब्रप्टली प्रेशर नहीं डालते हैं, तो उनके डेफिसिट वाले सिम्टम्स नहीं आते हैं। हेडेक भी माइल्ड सा होता है और उसको मोस्टली इंडियन पेशेंट जो ना टॉल एनासिन और OTC पर दवा लेके और खा के और अपना काम चलाता रहता है। तो बेनाइन ट्यूमर्स में ये देखा जाता है, ख़ास तौर से स्कल बेस्ड ट्यूमर्स में, कि वो बड़ा ही लॉन्ग लास्टिंग 10, 12, 15 साल पहले से भी ग्रो कर सकते हैं और बड़े साइज मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट साइज़ जब उनकी हो जाती है और पेशेंट के आने बेरे पेन या कोई डेफिसिट होती है तभी वो आता है। उस स्थिति में आप जब CT स्कैन कराते हो तो कहते हो बहुत बड़ा है और ये है। दूसरे प्रकार के ट्यूमर होते हैं मैलिग्नेंट, वो जनरली रैपिडली ग्रोइंग होते हैं, उसमें भी 4 टाइप के होते हैं। तो 4th ग्रेड का जो होता है वो रैपिडली ग्रोइंग होता है, उसमें हिस्ट्री शॉर्ट होती है और वो जनरली प्रेजेंट करते हैं शॉर्ट हिस्ट्री के साथ साथ, और उसमें कोई डेफिसिट और उसमें कुछ ना कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट सा होता है। सिग्निफिकेंट होता है तो पेशेंट जल्दी आ जाता है। अब ये है कि भाई कितने दिनों से हो रहा है, तो जो ट्यूमर बड़े होते हैं और जो स्लो ग्रोइंग होते हैं उनके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। अगर वो आप निकाल दो पूरा जी, तो फिर वो दोबारा रिकर नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैंने पिछले 15 साल से मैंने जो शुरुआती दौर में निकाले हैं ट्यूमर जी, वो आज तक अभी तक भी नहीं, मतलब उनको दोबारा से ट्यूमर हुआ है। और वहीं मैलिग्नेंट वैरायटी के ट्यूमर तो ऐसा होता है कि आपने कई बार तो ऐसा होता है कि आपने पूरा ट्यूमर निकाला, बायोप्सी जब तक आ नहीं पाई तब तक उसको फिर से हेडेक वाला प्रॉब्लम आ गई और फिर से ट्यूमर डेवलप होने फिर से, मतलब नॉट ओनली ऑन दैट साइज बट छोटा मोटा रिकरेंस और आ जाती है। और कीमोथेरेपी भी आजकल, इम्यूनोथेरेपी भी दी जा रही हैं, बट मैं नट सेल में बताऊं कि इनका भविष्य अच्छा नहीं होता है, ये ख़राब ट्यूमर होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो लंबे समय वाले ट्यूमर्स होते हैं तो उनकी शुरुआत जैसे हल्का फुल्का सर में दर्द हुआ, लेकिन जो पेशेंट होते हैं वो दवाई लेके काम चला लेते हैं, तो ऐसे में एक चैलेंज ये आता है कि आज के समय में तो स्क्रीन टाइम इतना है और ये सारी चीज़ें हैं, तो सर में दर्द हो रहा है और डेली होता है लगभग लोगों के, तो ऐसे में क्या करा जाए? अगर डेली सर में दर्द हो रहा है तो क्या जाके हमको डॉक्टर से कंसल्ट, न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर हमें भी वही करते हुए चलना चाहिए कि हम पेन किलर ले लें और ठीक हो? नहीं, वो कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई भी सिम्टम आता है शरीर में, बहुत लंबे समय तक बिल्कुल नहीं इग्नोर चाहिए, उसको एड्रेस ज़रूर करना चाहिए। हेडेक के लिए मैं कुछ खास तौर से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जैसे हेडेक आप किसी पेशेंट का लंबे समय तक और रोज़ ही रहता है, और वो हेडेक जो कि डेली परसिस्ट कर रहा है, उसके साथ वॉमिटिंग भी हो रही है उसको, और वो रिलीफ किसी वजह से पूरा नहीं होता, और ख़ास तौर से अगर वो हेडेक अर्ली मॉर्निंग, आपका स्लीप कंप्लीट, पेशेंट जग जा रहा है उस हेडेक से जी, तो वो बहुत अलार्मिंग है, उसको कतई नहीं छोड़ना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। और वो हेडेक जो कि थोड़ा बहुत डेफिसिट ला रहा है किसी तरीके की, कि कुछ सुन्नपन सा हो रहा है, कहीं पर हाथ पैर में कमजोरी सी भी है, आंखों की रोशनी पे भी अंतर पड़ रहा है, तो बहुत अलार्मिंग है, मतलब आप उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
हेडेक ऐसा है कि आपने बहुत एक्सर्शन कर लिया, आज आपका वो ओवर एक्सपोजर ऑफ मार्केट में हो गया, या आपका बहुत काम का बहुत एक्सपोजर हो गया, और बॉदरेशन टाइप का आपका मंद मंद सा हेडेक हो गया, जिसको आप अपने चाय कॉफ़ी पी के सो जाने से या कोई रिलैक्स करने से आपका चला गया हेडेक, वो तो आप इग्नोर कर सकते हो कि ये तो थकान वाला था। ट्यूमर के साथ में एक बड़ा ही क्यूरियस सा सवाल है, मतलब आप तो न्यूरोसर्जन भी हैं, तो डेली कितने ही ब्रेन्स ओपन करते होंगे, सर्जरी करते होंगे, तो जब आप एक ब्रेन ओपन करते हैं और उसके अंदर का जो सीन होता है, ब्रेन ओपन करने के बाद इतने सारे नर्व्स होते हैं और उसमें करीब 3-3 घंटे तक आपकी सर्जरी चलती है, तो वो उसका एक सीन मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह का होता है। ये है कि आपको न्यूरो सर्जरी में बहुत प्रिसाइज और बहुत फोकस्ड और बहुत ही सिलेक्टिव होना पड़ता है। तो बहुत ऐसा नहीं होता है एब्डोमेन में हाथ डाला तो सब चीज़ें आपने देख ली या सब चीज़ों में एक्सप्लोर कर लिया जी। वहाँ पर बहुत ही आपके एनाटॉमी और पूरे इन्वेस्टिगेशन टूल के साथ बड़ा ही प्रिसाइजली उसी कॉरिडोर में जाना पड़ता है। कॉरिडोर को भी आपको बहुत सिलेक्टिवली चूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे मेजर स्ट्रक्चर्स आते हैं तो उनको साइड करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कॉटनाइट्स वगैरह वो डालनी पड़ती हैं, जिससे कि आपका फील्ड उस किसी भी तरीके से डैमेज ना होने पाए। हम लोग ने ट्यूमर पे बात करी, स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें बात करी। ब्रेन इंजरीज में सर्वाइविंग के चांसेस कितने होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ब्रेन इंजरी आजकल तो देखा जाए, पहले बहुत सारा मॉर्टेलिटी होती थी, अब नहीं होती है। उसका रीज़न क्या है कि फिर से प्रिसाइजली ट्रीटमेंट होने लगा है, आईसीयू बैकअप अच्छा मिलने लगा है, तो मॉर्टेलिटी तो काफ़ी कम हुई है। हाँ, मॉर्बिडिटी और डेफिसिट होती हैं, वो डिपेंड करती है कि इंजरी कहाँ पर है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आउटकम पर, वो ये होता है कि इंजरी से हॉस्पिटल आने तक या एप्रोप्रिएट हॉस्पिटल आने तक उसने का कितना वेस्ट हुआ टाइम जी। वेस्ट हुआ, प्लस क्या हुआ कि अगर उसका फ्रॉदिंग, उसके सिक्रीशंस ने अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया और उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो मिल पाया, तो ब्रेन को ऑक्सीजन ब्रेन के लिए तो बहुत वाइटल होता है। ऐसी स्थिति में उनको डेफिसिट रह जाना और ज़्यादा कॉमन होता है। दूसरा आपने सवाल पूछा कि अगर हेड इंजरी हो जाती है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाने तक, या हमें एक आम भाषा में पब्लिक को क्या मैसेज देना है जिससे कि वो अपने पेशेंट को केयर कर पाए, तो कहा जाता है ABC को बड़ा सिंपल वर्ड्स में बोला गया, एयर वे की और ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन के बारे में बताया जाता है। तो एयर वे के लिए हमेशा बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। अगर उसको थूक, बलगम, खून कुछ भी है तो उसको रूमाल से, अंगोछा से, दुपट्टा से, जैसे भी हो, उसका वो ओरल कैविटी क्लियर कर देना चाहिए। और अगर वॉमिटिंग आ रही है तो उसको करवट लिटा के और थोड़ा सा हेड डाउन कर देना चाहिए, सो दैट कि अगर वॉमिटस है तो बाहर निकल जाए, स्पिल ओवर हो जाए, ना कि वो सांस नली में चला जाए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये बनता है कि देखने में आता है आफ्टर 60s लोगों में चक्कर आने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सुनाई देती है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि आफ्टर 60s इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं? मैं कहूँगा कि 60s का कोई इसमें नहीं, चक्कर बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कान का इनर ईयर है उसमें एंडोलिम्फेटिक सिस्टम और सेमी सर्कुलर कैनाल में जो लिम्फ ट्रैवल करता है, सिस्टम को हमारे बैलेंसिंग को कोऑर्डिनेट करता है जी। वो जब बैलेंसिंग हमारी डिस्टर्ब हो जाती है तब चक्कर आते हैं। और वो चक्कर वैसे होते हैं कि जब आप बिस्तर पर लेटते हो या बिस्तर से उठते हो, कॉमनली मरीज को आता है। उस अर्ली मॉर्निंग जब उसको सुबह बिस्तर से उठेगा तो कहेगा मुझे इतना तेज़ गन्नेटा आया, इतना तेज़ घूमा मेरा सर और मैंने बिस्तर पकड़ लिए और बिल्कुल पसीना भी आ गया। तो ये जो है ना बहुत ख़ास बड़ी बीमारी नहीं है, ये सबसाइड कर जाती है और इसके लिए कोई दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एप्लेक मैन्यूवर होता है। अगर आप बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ कि पेशेंट जब बिस्तर से उठे तो करवट से एक छत पर देखते हुए उठे और वहीं पर अगर 2-5 मिनट देखता रहे तो वो सेटल कर जाता है। और एक बार सेटल कर जाए तो फिर उसको ये बोलिए कि आँखों से वो खूब बड़ा, जितना बड़ा आँखों से गोला बना सके, वो गर्दन ना घुमाए बट वो आँखों से बनाए वो यूँ, और 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, फिर 12 o'clock, फिर 12 से रेट्रोग्रेड। इससे एडॉप्टेशन एक्सरसाइजेज से अकोमोडेशन हो जाता है और ये चक्कर चले जाते हैं।
दूसरा ये होता है 8th नर्व और 7th नर्व का जो ट्यूमर होते हैं सेरेब्रोपोंटाइन एंगल पर, उनके भी लक्षण होते हैं। वो उसमें चक्कर भी आता है, हियरिंग लॉस भी होता है, और स्पीच हियरिंग का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो लॉस होता है। उस सिचुएशन में तो हमें फिर सर्जरी और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, बहुत शॉर्ट में आपसे जानना चाहूँगी कि बीपी बढ़ना और बीपी घटना, इनका ब्रेन पे कितना और कैसे असर पड़ता है? दोनों का बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। बीपी बढ़ने से तो आप जान ही रही हैं, स्ट्रोक तो एक्सट्रीम में होता है, बट उसके पहले ब्रेन में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि वो याददाश्त की कमी होना और ब्रेन का लेथार्जिक हो जाना, ब्रेन का लेस फंक्शन करना, और स्ट्रोक के लिए एक पूरा कारपेट तैयार कर देना। कम होने से तो आप समझ ही रहे हैं कि फेंटनेस आती है, पेशेंट स्लीपी होता है, कोई काम करने जाता है, उसको हमें वीकनेस हो जाती है, और मैं कहूँगा कि वो कुछ करने लायक ही नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, ब्रेन से जुड़ी और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिन्हें लेकर हम अवेयर हो सकें कि हम कम एज में ही अपने बच्चों को लेकर, उन चीज़ों को लेकर ध्यान रखें, सो दैट कि आगे तक पहुँचते पहुँचते आज की लाइफस्टाइल में उनका ब्रेन एकदम सही वर्क करे, कोई प्रॉब्लम ना आए? बच्चों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि भाई उनको आचार विचार और खान पान पर, खेल कूद सभी पर ध्यान रखना होगा। इन द केस ऑफ स्ट्रेस डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? ये देखिए, वीडियो गेम्स और मोबाइल गेम दिस आर एब्सोल्युटली डिस्करेजिंग। बिल्कुल, उनको आउटडोर गेम्स में थोड़ा सा इन्वॉल्व किया जाए। हम कहते हैं आजकल बच्चे पेरेंट्स उनको पार्क में नहीं भेज पाते हैं, आजकल बाहर नहीं भेज पाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, बट कुछ ऐसा घर में ही किया जाए जिससे कि वो उछलते कूदते रहें। डल और मोबाइल पर बैठ के और वीडियो गेम्स खेल के नहीं बनेगा बात। गैजेट्स का भी ओरिएंटेशन होना चाहिए, बट नॉट बहुत एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे में उनकी फूडिंग कैसी होनी चाहिए फॉर ब्रेन, फॉर शार्प ब्रेन, फॉर परफेक्ट ब्रेन? हाँ, फूडिंग के लिए मैं एक ही कहूँगा, जो हमारा ट्रेडिशनल खाना है हिंदुस्तानी, दैट इज़ द बेस्ट। घर का खाना, वो पिज़्ज़ा और बर्गर कल्चर जो है ना, वो ख़राब है। फास्ट फूड कल्चर ख़राब है। अगर घर का खाना अगर मिल रहा है और उसमें मिल्क कंटेंट है, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी अगर मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स को आपने इतनी सारी अच्छी एडवाइस दी ब्रेन से जुड़ी हुई, और उनको इतना अपना प्रेशियस टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।